अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 2 इन बायोलॉजी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है साइंस है क्या। साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस जो है वो एक्चुअली एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की। वॉट इज़ नेचर? एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर नेचर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। अब अगर मैं एक एक वर्ड पढ़ने पे आऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो सब हम नहीं चाहते हैं, तो वर्ड टू वर्ड बात करते हैं। अब हर चीज़ में क्या होता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ बोला हुआ है एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंस लाइज अ प्रॉब्लम। हर उसमें कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होता है वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड जो है वो कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। लाइक इससे जो पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर्ड इन नेचर। हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर नेचर में आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चार्ट की तरफ फोकस करते हैं। हम देखो, अगर हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है तो हम उसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करेंगे और उसकी प्रीवियस नॉलेज से उसको देखेंगे कि वो कहाँ से आई है। अब मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट सा वो दे रही हूँ क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम पूरी आगे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी इसको लेके परेशान नहीं होगा, एक एक चीज़ डिटेल में आपको मैं बताऊँगी आगे चल के। बट अभी जो है, अभी हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम कैसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने ऑब्ज़र्व किया। अब ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, उसकी प्रीवियस नॉलेज से, उसको पिक वो कहाँ से आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक करोना वायरस ले लेते हैं। हमारी करोना वायरस की अभी फ़ॉरेन से 2018 में शायद उसका वेरिएंट आया है, नहीं सॉरी, दिसंबर 2020 में कोरोना आया है। तो फ़ॉरेन से उसके बारे में हमें मालूमात नहीं थी कितने टाइम, तो हमें पता ही नहीं था ये कहाँ से आया है क्या है। तो हमने उसको प्रीवियस नॉलेज से देखा कि भाई वो है क्या, एक्चुअली वो एक वायरस था। खैर वो हम डिटेल में बाद में जाते हैं। अब उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज़ अ इंटेलिजेंट गैस। हम एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाते हैं, हम एक वैसी ही गेस करते हैं कि शायद ये ऐसे। अब जैसे कोरोना वायरस आया तो हमने एक फॉल्स ही वो कर दी, शायद ये वायरस है। अब हम हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं विथ रीजनिंग कि क्या, क्यों, कैसे, विथ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और देन हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, लाइक अगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, जो हमने हाइपोथेसिस बोली थी, अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट में वही रिजल्ट आता है जो हमने हाइपोथेसिस बोली थी, तो वो चीज़ हमारी थ्योरी बन जाती है। और अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो इट मीन्स ये यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो जाता है और अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से हम न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर दोबारा से हाइपोथेसिस को रीजनिंग से एक्सप्लेन करते हैं और फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन, दोबारा। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम आगे पढ़ते हैं इसे। सो आवर मेन टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। अब है क्या, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वाई वी कैन टेक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लाइक हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्यों ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड आ लॉजिकल आंसर सपोर्टेड बाय एविडेंस। साइंटिस्ट को लॉजिकल बात चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम इधर जो है मलेरिया की एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में मलेरिया की ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। मलेरिया की एग्जाम्पल
अब मलेरिया है क्या? अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिससे फैमिलियर होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं होंगे। मलेरिया एक्चुअली क्या है? एक किलर डिजीज़ है सेंचुरी के लिए। एक डिज़ीज़ है मलेरिया, मच्छर के काटने से हो जाता है, ये बात सबको पता है। अब हम सब फैमिलियर हैं इस डिज़ीज़ के साथ, और कभी ना कभी किसी ना किसी को ज़रूर ही हुआ है, ठीक है। अब ये होता कैसे मलेरिया? अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये एक फ़ीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। अब पहले जो है मलेरिया का रीज़न मतलब नहीं पता था कि क्यों मलेरिया हुआ है, बट अब, और पहले जब पता नहीं था ना, तो इसको उन्होंने बोला था मलेरिया जो है एक बैड एयर की वजह से कॉज होता है। बट ये बात कब प्रूफ हुई कि भाई बैड एयर की वजह से नहीं हो रहा? किसी साइंटिस्ट ने इस पर पूरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किया, एक पूरी साइंटिफिक स्टडी करी कि पूरा साइंटिफिक स्टडी कैसे करी, हमारे सारे प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक। अब मैंने आपको कहा था ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम किसी भी इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब होता क्या है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं बाय द क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो होता है भाई वाई। हर चीज़ का सबसे पहला रीज़न क्या होता है? वाई। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन जो है मतलब किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब डायग्राम से ही समझ आ रहा है। क्वांटिटेटिव क्या है? व्हेन वी विल ऑब्जर्व एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट। एंड क्वालिटेटिव क्या है? हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी हम उसको एज अ 5 सेंसेस ऑब्जर्व करें। अब इतने बड़े हैं आप लोग कि आप लोगों को पता है कि 5 सेंसेस क्या हैं, ठीक है। अब हम, जैसे कि मैंने आपको यहीं पे बताया कि हम पूरे चैप्टर में मलेरिया को देखेंगे क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं हम, ठीक है, और इस डिज़ीज़ से काफ़ी फैमिलियर। अब हमने एग्जांपल दिए। 1880 के अंदर एक फ्रेंच फिजिशियन था लेवरिन। उसने एक ब्लड सैंपल लिया मलेरिया पेशेंट का और उसको माइक्रोस्कोप पे रखा, और उसने बहुत सारे टाइनी क्रिएचर उसके अंदर देखे। हम माइक्रोस्कोप में रखते, तो आप लोगों ने अगर पहले माइक्रोस्कोप का भी यूज़ किया हो तो देखा होगा कि इसी तरह उसमें माइक्रोस्कोपिक दिखता है। तो उन्होंने उनको इस तरह माइक्रोस्कोप में दिखा, तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। अब इन्होंने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है मलेरिया पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया। अब कोई मतलब मुझे ये बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन्होंने किससे ऑब्जर्व किया? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व हुआ या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। अब इन्होंने जब ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे काम ख़त्म। अब हम अपने सेकंड स्टेप पे जाएंगे, विच इज़ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में हमने क्या बताया था मैंने आपको? ये एक इंटेलिजेंट गैस होता है। ये एक इंटेलिजेंट गैस होता है जो कोई भी साइंटिस्ट देता है अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। मैंने जैसे कहा था, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देना, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं कहेंगे, मतलब एक कहेंगे कोई भी स्टेटमेंट दी उन्होंने, एक इंटेलिजेंट गैस, कहते हैं ना गैस करो वो वाला गैस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है वो एक की कंपोनेंट है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का, ठीक है। अब इसमें करा क्या? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि उन्होंने एग्जाम्पल दी, इन्होंने एक इंटेलिजेंट गैस दिया कि प्लाज्मोडियम ही की वजह से तो मलेरिया कॉज हो रहा है, जो इनको पेशेंट बॉडी से मिला है। लेकिन ये बात अभी प्रूफ नहीं हुई, अभी ये बात इन्होंने जस्ट एक एज अ गैस बोली, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है रीजनिंग। अब हमारा इन्होंने सेकेंड स्टेप पूरा कर लिया। अब रीजनिंग क्या है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको एज अ वाई ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डक्टिव रीजनिंग। अब पता तो चले इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है क्या। अब इंडक्टिव रीजनिंग है क्या? हम किसी भी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाएं। जैसे इसकी एग्जांपल इतनी सी है कि भाई शार्क एक फ़िश है, सारी फिशेस के पास स्केल्स होते हैं, तो इट मीन्स शार्क के पास भी स्केल्स होते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है, हम किसी जर्नल से स्पेसिफिक पे जाएं,
अब ये जो है ये एक स्टेटमेंट पे बेस करती है। अब देखा जाए कि हमने मलेरिया वाले केस में अब हमें ये पता चले कि भाई मलेरिया जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग से हमें पता चली या डिडक्टिव रीजनिंग से पता चली, तो सीधी सीधी बात है डिडक्टिव रीजनिंग से पता चली हमें। कैसे कि भाई एक पेशेंट प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया से कॉज हो रहा है, तो जितने भी प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट हैं उन सब के बॉडी में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। मतलब हमने एक से सबको बोल दिया। अब बारी आई एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है। अब हमें एक प्रॉब्लम पता चल गई, हमने उसको ऑब्जर्व कर ली, हमने उसको हाइपोथेसिस दे दिया, एक इंटेलिजेंट गैस दे दिया, देन अब हमने उसकी रीजनिंग भी कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। लाइक अब तक जितनी ब्ला 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 बातें की थी उनको एक प्रैक्टिकल में कर दो। एक प्रैक्टिकल मतलब जो हमें करके दिखा रहे हो उसको उसमें कर दो, ठीक है। अब जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 टाइप के टेस्ट करते हैं साइंटिस्ट, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कंट्रोल ग्रुप है क्या, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है क्या। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब हमें जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है, लाइक हमने मलेरिया का निकालना है तो हमने मलेरिया के पेशेंट का ब्लड ले लिया, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी बॉडी में वो है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है, तो आम लोग जो सही हैं उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। उसके लिए हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं। मतलब कंट्रोल ग्रुप मतलब एक हेल्दी पर्सन का ब्लड। अब यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि हमने 100 मलेरिया पेशेंट के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा लिया और एक ब्लड सैंपल लिया हेल्दी पर्सन का और उसको माइक्रोस्कोप पे एग्जामिनाइन किया। अब बारी आई भाई रिजल्ट देने की। अब एक्सपेरिमेंट में जो भी हुआ है उसको हम रिपोर्ट करेंगे, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हुआ उसको हम रिपोर्ट करेंगे। अब ये जो है ये इंक्लूड करता है सारी ऑब्जर्वेशंस और सारा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है। जाहिर है एक हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। कंक्लूड करने से पहले रिजल्ट बनाते हैं। अब जो रिजल्ट है ये हमारी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेगा। लाइक हमने शुरू में क्या बोला था कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया कॉज हो रहा है, क्योंकि हमने एक ऑब्जर्व करके हमने उसको हाइपोथेसिस दी थी। बट व्हेन हम एक्सपेरिमेंट तक पहुंच गए, हमने सब कर लिया, तो हमें जब भी यही पता चला कि भाई मलेरिया जो है वो हेल्दी पर्सन का जो ब्लड है उसमें प्लाज्मोडियम नहीं है और जो मलेरिया पेशेंट हैं उसमें प्लाज्मोडियम पाई जा रही है। अब बारी आई कंक्लूजन देने की, जो फाइनल स्टेप है एक साइंटिफिक मेथड का इज डेवलपिंग अ कंक्लूजन। अब इसमें करते क्या है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है अब हमें पता चल गया भाई, हमने रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट है हमारी हाइपोथेसिस को क्लियर साबित कर दिया। हमने कंक्लूजन देने की बारी आई तो हमने कंक्लूड कर दिया है प्लाज्मोडियम ही की वजह से तो मलेरिया कॉज हुआ है। अब हमारा न्यू टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरी का वर्ड जो है वो वेरी डिफरेंट वे में लेते हैं जैसे नॉन साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, जैसे आप लोग हम लोग, ठीक है। अब जब नॉन साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आई हैव अ थ्योरी, इसका मतलब उनके पास थ्योरी नहीं है, उनके पास कोई गैस है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई बायोलॉजिकल उन्होंने पूरा साइंटिफिक मेथड नहीं किया हुआ। लेकिन जब साइंटिस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब थ्योरी मीन्स एक वेल टेस्टेड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। अब व्हाट इज़ लॉ एंड प्रिंसिपल? एक्चुअली लॉ जो है वो एक कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का जो नहीं चेंज हो सकता और ये एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी है। अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालाइजिंग। अब ये है क्या? अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद इसको एक एज अ ग्राफ या एज अ टेबल शो कराया, ठीक है। इसका मतलब हम अपने डेटा को एक एज अ मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम। ये तो मैथ्स हो गई ना भाई, ग्राफ और टेबल बनाना तो अर्थमेटिक है, सबको पता है। तो हम अपनी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ डेटा बना के बता दिया, नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट, कितने पेशेंट हो रहे हैं, कितने उसके अंदर,
ठीक है, एयर्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शनल। रेशो एंड प्रोपोर्शनल भी एक मैथमेटिकल की टर्म है, सब रिलेट करते हैं, 8 तक पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब है क्या, रेशो जो है वो कंपैरिजन है टू वैल्यूज़ का। आपने देखा होगा हमेशा इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं रेशो, 4:1, है ना। अब है क्या एक्चुअली कि फॉर एग्जाम्पल मतलब दो वैल्यू को कंपेयर करना। अब फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल एंड 12 सेपल, द रेशो सेपल ऑफ 2 पेटल इज 4:12। और हमने इस रेशो को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर कर दिया। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई ये 1:3 कैसे आ गया, या तो 4 और 12 की बात हो रही थी। तो 4 और 12 थोड़ी सी मैथ्स भी कराते चले हम। 4 और 12 ऐसे आया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1:3। अब व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल, आपने इन द मैथमेटिकल फॉर्म देखा होगा, दो रेशो के बीच में लाइक एक रेशो ये है 1:3 और एक रेशो ये है 4:5। इसके बीच में 4 डॉट देखे होंगे, ये जो 4 डॉट हैं ये प्रोपोर्शनल हैं। तो यही बात है। अब प्रोपोर्शनल इज दिस इज बेबी 2 रेशोज़ का इक्वल। अब हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, मतलब इज इक्वल टू 2 रेशोज़ का इक्वल। होप सो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब सिर्फ हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है। अब ये है मैथमेटिक्स एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बल्कि कर क्या रही है, पूरी एक फील्ड है मैथमेटिकल बायोलॉजी। मैथमेटिकल बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है रिसर्च की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करती है, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को एज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है भाई, हमने यहाँ पे ही ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है। अब ये जो ग्राफ और हमने टेबल बनाए हैं, पाई चार्ट बनाया है, ये सब मैथ्स है, लेकिन इसने हमें हेल्प की एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। हम रिपोर्ट कर सके भाई सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया के अक्टूबर में आए हैं। ऐसे ही इसका जो एक बायोलॉजी में की रोल है, इसको मैथमेटिकल मॉडल्स कहा जाता है। इसमें इक्वेशंस होते हैं, इसमें फॉर्मूले होते हैं, जो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ, जो इंडेंजर्ड स्पीशी होती है, सब मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगी कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है, या पॉपुलेशन जिस तरह हो रही है। अब ये जो मैथमेटिक्स है ये हमारी बायोलॉजी में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है इन बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द नेचर वर्ल्ड। मतलब हम और ज़्यादा बेटर तरीके से अपने नेचर को समझ सकें, क्योंकि साइंस है क्या, इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर, राइट ना। अब हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आप सबको समझ आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी जल्दी एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। रिव्यू क्वेश्चन जो होते हैं इसकी, जो अच्छा आप लोगों को जो काम करना है ना, इसकी समरी पढ़नी है और आप लोगों ने ख़ुद से एक पैराग्राफ बनाना है या एक पूरी मुझे वो बना के दिखानी है। लाइक मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डन का मैसेज करिएगा। एक आप बनाएं एक पैराग्राफ या एक रिटन फॉर्म में, लाइक आप बनाएं कि आपको शुरू से लेकर आखिरी वीडियो तक मतलब पूरी वीडियो में क्या समझ आया। ठीक है, ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी कि आप लोग देख रहे हैं, डन लिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ सीख रहे हैं। जब भी तो खुद से एक पैराग्राफ, एक पेज भी अगर आप लिख पाएँ, मतलब इन शॉर्ट आपको चैप्टर नंबर 2 की खुद से समरी बनानी है। ओके, अब हम जल्दी से रिव्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। बोल क्या रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हाइपोथेसिस होती है, फिर रीजनिंग होती है, फिर कोई थ्योरी देते हैं और देन हम किसी लॉ की तरफ जाते हैं। हमें सबसे पहले हमें पता है लाइक यही करेक्ट सीक्वेंस है। अब ये बोलना है सेलेक्ट द ऑड वन, मतलब साइंटिफिक ऑड वन से मुराद इनमें जो नहीं है। अब साइंटिफिक मेथड में थ्योरी भी होती है, हाइपोथेसिस भी होती है, लॉ भी होता है, एक रेशो ही नहीं होता है, तो इट्स अ रेशो। अब थर्ड क्वेश्चन ये बोलना है फील्ड ऑफ रिसर्च, मतलब वो कौन सी फील्ड है जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट को रिसर्च करिए। बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ के आए मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है ये कह रहे हैं हर बायोलॉजिकल मेथड जो है वो इन्वॉल्व होता है, सिर्फ जो स्टेप नहीं है उसमें नहीं होता। ज़ाहिर है बायोलॉजिकल मेथड डेटा कलेक्ट भी करते हैं हम, फिर ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, फिर रीजनिंग भी करते हैं, फिर
फिर कंक्लूजन भी देते हैं, देन रिजल्ट भी देते हैं, देन उसको थ्योरी भी बन जाती है वो। तो सबसे जो अपोजिट जा रहा है ऑड वन, वो प्रोपोर्शनल ही है। अब ये है साइंटिफिक रीजनिंग। अब हमने दो तरह के रीजनिंग पढ़े थे, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ये कह रहे हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, लाइक एक स्पेसिफिक से हम सारे जर्नल्स पे जाते हैं। तो वो कौन सा रीजनिंग है, जिसकी एग्जाम्पल हमने शार्क की दी थी कि शार्क एक फिश है, तो बाकी फिशेस के पास भी स्केल होती है, तो शार्क के पास भी स्केल होंगे। अच्छा जी, अब ये बोला है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो किस में यूज़ होती है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो पढ़ी थी। क्वालिटेटिव जो होती है वो 5 सेंसेस में होती है, और क्वांटिटेटिव जो होती है वो इक्विपमेंट में होती है। ख़त्म बात। अब ये कह रहे हैं इक्वेशन स्टार्ट दैट 2 रेशो आर प्रोपोर्शनल, कोई भी 2 रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, द कंपैरिजन ऑफ 2 वैल्यूज़, कोई भी 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन। ये हम अभी अभी पढ़ के आए। व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन में जो हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को करते हैं, तो वही है कि किस चीज़ का फैक्ट बताता है, या तो क्वांटिटेटिव डेटा का या क्वालिटेटिव डेटा का। ठीक है, अब ये है इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूज। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा मेथड यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने मलेरिया का चार्ट दिखाया था, है ना, टेबल बना हुआ था, फिर उसका ग्राफ भी बन सकता है। तो सबसे पहले हमने पीछे क्या पढ़ा था, टेबल और ग्राफ मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अदर साइंस कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद, प्रॉब्लम स्टार्ट हम करते किससे? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, द की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस, मैंने आपको अभी लेक्चर समझाते हुए बताया था कि ये की कंपोनेंट है साइंटिफिक हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस जो है वो की कंपोनेंट है साइंटिफिक प्रोसेस का। देन फिर है साइंटिफिक रीजन बेस्ड इफ देन स्टेटमेंट कॉल्ड रीजनिंग। देन हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आई नो वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी। फाइनल स्टेप साइंटिफिक मेथड। फाइनल स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड का? हम सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में क्या देते हैं? कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन, द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर वर्चुअली रिफ्यूटेबल थ्योरी इज, हम क्या बताया था कि फैक्ट कांस्टेंट फैक्ट होता है लॉ एंड प्रिंसिपल। अब ये बोला है वंस यू हैव अ डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस। कह रहे हैं आपके पास डेटा है तो आपको कौन सी एनालिसिस करनी है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। द इक्वेशन स्टार्टेड दैट द रेशियो 2 रेशो आर इक्वल, वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें 2 रेशो इक्वल होते हैं? प्रोपोर्शनल। अब है रेशो इस कंपैरिजन ऑफ डैश वैल्यू। रेशो होता क्या है? कंपैरिजन है 2 वैल्यूज़ का। द कॉज ऑफ मलेरिया, अब हमने जो पूरे में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? मलेरिया किससे कॉज हो रहा है? प्लाज्मोडियम से। अब ये बाकी की डिफाइन द फॉलोइंग आप लोगों ने खुद करनी है। क्वेश्चन डिफरेंशिएट आपने खुद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने खुद करना है। ये तीनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पीछे चैप्टर में पढ़ाई गई हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम ये करना है कि अपनी क्लास फेलोज़ को लिंक शेयर करना है यूट्यूब का। अब इंशाल्लाह हम रोज़ाना एक सब्जेक्ट को या एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर लाजमी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।